हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सबको। ये है हमारे CUET इकोनॉमिक्स के प्रेपरेशन लेक्चर्स एंड आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के बारे में। कंपैरेटिवली एक छोटा चैप्टर रहेगा। यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ें समझनी है वो सारे पॉइंटर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डीले। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? बेसिकली जैसे हमारे घर का बजट होता है कि इस महीने में इतने इतने खर्चे होने वाले हैं, ये यहाँ पे पैसा जाएगा एंड ये यहाँ इससे हमें कमाई होने वाली है, ये रिसिप्ट्स आएंगे। उसको जब आप एक पेपर पेन पे लिख लेते हो तो वो आपके घर का बजट बन जाता है, राइट। उसी तरीके से एक कंट्री को चलाने के लिए जब गवर्नमेंट पेपर पेन पे अपने सारे खर्चे और सारे रेवेन्यू यानी कि पैसे आने के सोर्सेज लिख लेती है तो उसे हम बोल देते हैं गवर्नमेंट बजट। हर साल बजट इंडिया में पेश किया जाता है फरवरी में एंड जो भी हमारा गवर्नमेंट बजट रहता है ये फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। इस साल 2024 में क्योंकि इलेक्शंस थे इसीलिए फुल एनुअल बजट नहीं आया है बल्कि इंटरिम बजट आया है जो कि 3-4 महीनों का बजट है। इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट को इंडिया इलेक्ट करता है वो वाली जो भी पार्टी है वो अपना फुल फर्निश्ड बजट को पेश करेगी पार्लियामेंट के अंदर। इतनी बात में हम सब ओके हैं, बेसिक नॉलेज मिल गया। तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स कितना पैसा आएगा एंड टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना खर्चा होगा इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर। ओके, बजटरी पॉलिसीज या फिस्कल पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट के खर्चे के प्लान है या रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस है, इनको हम क्या बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसीज है, बजट से रिलेटेड पॉलिसीज है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, फिस्कल पॉलिसीज। यही एक्चुअली बजट ही गवर्नमेंट का टूल होता है इकोनॉमी को कंट्रोल करने का, इकोनॉमी को ग्रो करने का, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रो करने का, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकेंड हमारे पास है, थर्ड हमारे पास है इकोनॉमिक growth implies a sustained increase in the real GDP। क्या मतलब है? इकोनॉमिक ग्रोथ हर इकोनॉमी का मुद्दा रहेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जीडीपी बढ़ना चाहिए, देश के लोगों का इनकम बढ़ना चाहिए, देश का जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करना चाहिए, रियल जीडीपी इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन एकदम से नहीं, एक सस्टेन्ड ग्रोथ होना चाहिए। क्योंकि अगर एकदम से कोई भी चीज इकोनॉमी में राइज करती है, कोई भी सेक्टर राइज करता है तो उसे नाम दिया जाता है इकोनॉमिक बबल है ये। एंड बबल जितनी स्पीड से ग्रो करता है उतनी स्पीड से बर्स्ट भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। वो बूम आता है लेकिन ऑल ऑफ सडन फिर फॉल भी आ जाता है। इसीलिए हमें एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है। शब्दों का यहाँ पे महत्व है जो हम यूज करते हैं, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की हमें जरूरत है। बजट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट बैलेंस्ड ग्रोथ। इस ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बैलेंस्ड बजट, एक अच्छे बजट की जरूरत पड़ती है। बजट में क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजों से गवर्नमेंट बेसिकली कंट्रोल करती है? टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट के पास, कितना कम टैक्स चार्ज करे, कितना ज्यादा टैक्स चार्ज करे। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है कितनी दी जाए, ना दी जाए, कम दी जाए, ज्यादा दी जाए। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन बैकवर्ड रीजन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके की चीजों पे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने रेवेन्यू प्लान करती है एंड उसी से डिटरमाइन होता है कि इकोनॉमी कैसा फंक्शन करेगी। बेसिक आइडिया मिल गया। गवर्नमेंट थ्रू दिस बजट ट्राइज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है? देश में बहुत सारे लोग हैं, ये है हमारे मल्टी मिलियनर, कोई मान लो ये अंबानी अडानी टाइप के लोग हैं, इनके पास 100 रुपए है एंड ये सब गरीब तबका है, आपके मेरे जैसे लोग हैं, हमारे पास 10-10 रुपए। अब गवर्नमेंट का बेसिकली काम क्या होता है? जो हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो क्या करता है? इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जो अमीर लोग हैं इन पे वो टैक्सेस लगा देगा, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, या फिर जो इनका प्रॉफिट पे टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है वो सब यहां पर लग जाएगा। एंड गरीब जो लोग हैं इनको क्या करेगा? सब्सिडीज प्रोवाइड कर देगा। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस और सब्सिडीज को यूज करके क्या किया? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मान लो इस बंदे ने 50 रुपीज एज टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया एंड गवर्नमेंट ने इन लोगों को 50 रुपीज एज सब्सिडीज दे दिया। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है? रीअलोकेशन ऑफ
रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स है उसकी इकोनॉमी में उसे रीअलोकेट कर देती है, एक जगह से उठा के जरूरत जहां पे ज्यादा है वहां पर उसको पुट अप करने की कोशिश करती है। हाँ या ना, रीअलोकेशन फंक्शन हमें समझ में आया। फिर टू ब्रिंग इक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट द पीपल एट द बॉटम ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड शुड प्रोग्रेस फास्टर देन द पीपल ऑफ हायर एंड। क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का बजट इस तरीके से प्लान होना चाहिए कि जो ये आपका टॉप तबका है, जो अल्ट्रा रिच पीपल है एंड ये गरीब लोग हैं। अब इकोनॉमी के अंदर ग्रो सब करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो कहना यहां पर क्या चाहते कि जो ये वाले लोग हैं इनका ग्रोथ रेट ज्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली इन लोगों के। अगर ये हर साल अपनी इनकम को 10% मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन लोगों को अपना इनकम 20% से मल्टीप्लाई करना चाहिए। गवर्नमेंट का बजट इस तरीके से होना चाहिए। ये जितनी भी चीजों की हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि आइडियल बजट कैसा दिखना चाहिए, नॉट कि एक्चुअल बजट कैसा होता है। राइट, चलो मूविंग ऑन, देखते हैं हमारे पास क्या है। रेवेन्यू बजट है, कैपिटल बजट है। ओके, ये पॉइंट्स मैं आपको खोल दूंगी, आप रीड कर सकते हैं, पर ये बेसिकली निकल के क्या आता है वो हम क्विकली यहीं पे समझते हैं कि बजट क्या होता है गवर्नमेंट का। दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक तो होता है आपका रेवेन्यू बजट और एक आपका होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में भी रिसिप्ट्स भी होंगी, यानी कि पैसा आएगा, एंड एक्सपेंडिचर भी होंगे। कैपिटल बजट में भी रिसिप्ट्स भी होंगी एंड एक्सपेंडिचर भी होगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होगा कि कुछ चीजें बजट में आपकी एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट करेंगी, देश के एसेट लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट करेंगी, एंड दूसरी चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी। मान लो गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया, गवर्नमेंट के पास क्या है, रिसिप्ट्स आई ना, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है या कैपिटल रिसिप्ट्स है, ये डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने आपसे पैसा टैक्स के फॉर्म में लिया, क्या वो आपको वापस करना है? नहीं, यानी कि लायबिलिटी नहीं खड़ी हुई। क्या टैक्स का पैसा लेने से गवर्नमेंट के कुछ एसेट्स क्रिएट हो रहे? कुछ नहीं क्रिएट हो रहा गवर्नमेंट के। तो ये जो पैसा आया इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट में डाल देंगे। इसकी जगह अगर गवर्नमेंट अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच देती, मान लो रेलवे सारा बेच दिया, उसके बाद गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, रिसिप्ट्स आई है, इधर डालना है इधर डालना है। गवर्नमेंट का एसेट था रेलवे, प्रॉपर्टी थी, उसको क्या कर दिया, बेच दिया, यानी कि एसेट रिड्यूस करके पैसा आया है, एसेट डाउन गया एंड पैसा इन आया, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। यानी कि एसेट लायबिलिटी में कभी भी कोई डिफरेंस आए, कोई भी फर्क पड़े, उसकी वजह से या पैसा आए या पैसा जाए, तो वो हम कैपिटल बजट के अंदर लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, सब्सिडीज दे दी गवर्नमेंट ने, उससे ना तो एसेट पे कोई फर्क पड़ेगा ना लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। तो ऐसे रिसिप्ट्स और ऐसे एक्सपेंडिचर जो एसेट लायबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करेंगे वो हमारे रेवेन्यू बजट के अंदर लिख दिए जाएंगे। हाँ या ना? तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी डेफिनेशंस निकल के आई कि रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, वही लिखा हुआ है। रेवेन्यू बजट आ गया, कैपिटल बजट आ गया आपके पास, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ गई। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी टैक्स वाली भी हो सकती है, नॉन टैक्स वाली भी हो सकती है। लो इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं। हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है ना, ये टैक्सेस से भी आ सकता है पैसा एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी हो सकती है। नॉन टैक्स जैसे कि आपसे फाइन ले लिया गया चौराहे पे, आपको रोक लिया गया रेड लाइट पे, बोला कि यार तुम्हारा हेलमेट नहीं लगा हुआ, तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा, तो वो गवर्नमेंट की कमाई तो हुई, टैक्स के माध्यम से हुई नहीं। एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़े नहीं, तो उसे हम कहाँ डाल देंगे, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में डाल देंगे। हाँ या ना? चलो तो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे टैक्स रिसिप्ट्स क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगेन हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है टैक्सेस की, डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा,
जिस भी पर्सन को टैक्स चार्ज किया जा रहा है टैक्स उसे ही भरना होगा एंड बर्डन भी उसे ही बियर करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज मुझसे कर रहे हैं लेकिन बर्डन किसी और पे पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो क्या होगा कि मान लो मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो इस पे जीएसटी लगेगा 10%। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अच्छा तुमने 1000 रुपए का प्रोडक्ट बनाया तो एक काम करो मुझे उसका 10% जीएसटी दे दो। मैं बोलूंगी ठीक है मैं आपको 10% जीएसटी मैंने गवर्नमेंट को भर दिया। अब जब मैंने होलसेलर को बेचा तो मैंने बोला उसे कि भाई देख मैंने गवर्नमेंट को 10% जीएसटी दिया था तो कॉस्ट तो इसकी जो है उसके ऊपर मैं तुझसे 10% जीएसटी लूंगा। होलसेलर ने बोला ठीक है। होलसेलर ने आगे रिटेलर को दिया। रिटेलर को बोला कि देख भाई जो तेरे को मैं कॉस्ट चार्ज करूंगा वो तो करूंगा ही, उसके ऊपर 10% जीएसटी भी भरा है मैंने, मैं वो लूंगा तुझसे। फिर ये रिटेलर ने जब आपके मेरे जैसे लोगों को बेचा तो हम लोगों से भी क्या कर लिया, 10% जीएसटी ले लिया। हुआ क्या, गवर्नमेंट ने जीएसटी इस पर्सन से मांगा, इंडस्ट्रियलिस्ट से, पर एंड ऑफ द डे इसका बर्डन किसके ऊपर पड़ा है, आपके और मेरे जैसे लोगों पर। ऐसे टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, जीएसटी। चार्ज किसी पर किया जाए, भरे कोई और, बर्डन कोई और बियर करे, बर्डन ट्रांसफर करना पॉसिबल हो। अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की तो मान लो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, सारे साल में मैंने 100 करोड़ रुपया कमा लिया। नाउ दिस 100 करोड़ पे गवर्नमेंट मुझे बोलेगी बेटा इनकम टैक्स भरो 10%। तो मैंने क्या किया, 10% इनकम टैक्स भर दिया। अब मेरी इनकम का टैक्स मैं आपसे, अपने होलसेलर से, अपने रिटेलर से, किसी से मांग सकती हूं? नहीं मांग सकती। मेरी इनकम पे जो भी टैक्स है वो मैं ही भरूंगी एंड बर्डन भी मैं ही बियर करूंगी। तो इसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जैसे इनकम टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आया ना। चलो ये सारी टर्म्स आप देख लोगे, यहां पे नोट्स ले सकते हो। अब मैं 1 मिनट साइड हो जाती हूँ ये खोल करके, ये आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो यहां पर। उसके बाद यहां पे हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि एक तो डेफिसिट है, एक पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, पब्लिक फाइनेंस है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, जहां भी ये चीजें लिखी हुई है ये बात कर रहा है कि ओवरऑल गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है। एंड पब्लिक फाइनेंस में जो भी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज होंगे, पब्लिक रेवेन्यूज एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब हम उनको देखेंगे तब, एंड पब्लिक डेट को भी देखेंगे कि कितना पैसा गवर्नमेंट ने बोरो कर रखा है, सब कुछ जब हम स्टडी कर रहे हो उसको हम पब्लिक फाइनेंस बोल देंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर है कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर, एजुकेशन पे कितना खर्चा है, फाइनेंस पे कितना खर्चा है, इस पे कितना खर्चा है, उस पे कितना खर्चा है। पब्लिक डेट होगा वैल्यू ऑफ लोन्स जो गवर्नमेंट ने ले रखे हैं दूसरों से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये शब्द था कि डेफिशिट। डेफिशिट शब्द क्या दिखाता है कि देखो बेसिकली होगा क्या कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ क्या कर रही है, इकोनॉमी के अंदर कमा रही है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट क्या कर रही है, खर्चा कर रही है। जब आप अपनी कमाई और खर्चे का बैलेंस निकाल के बोलोगे कि भाई सारे साल के अंदर 10 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, 50 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, तो जब भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब आप इसका बैलेंस निकालते हो एंड उस बैलेंस में एक्सपेंडिचर की वैल्यू बड़ी होती है रेवेन्यू से, यानी कि आपको खर्चा करने के लिए पैसा कम पड़ रहा है, उसको हम बोल देते हैं कि आपके पास डेफिशिट आ गया है। आपका जो बजट है वो क्या बन रहा है, डेफिशिट बन रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कमी। मान लो ऑपोजिट हो जाए, कमाई ज्यादा हो खर्चा उतना होना, वैसे बजट को हम बोल देते हैं कि ये हमारा सरप्लस बजट है। एंड तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, तीसरा सिचुएशन हो सकता है जब आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बिल्कुल ही बैलेंस कर जाए, इसको हम नाम देते हैं बैलेंस्ड बजट।
ये दोनों हमारे क्या है, अनबैलेंस्ड बजट, या तो डेफिसिट होगा या फिर सरप्लस होगा, हाँ या ना? किसको इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारे पास है, यही सारी टर्म्स है अगेन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, ये सब चीजें हमने समझ ली। नाउ ड्यूरिंग अ ईयर गवर्नमेंट्स ओवरऑल रिसिप्ट्स may be equal to, less than or more than its overall expenditure. So budget can be of three types. Deficit हो सकता है, बैलेंस्ड हो सकता है, या फिर सरप्लस हो सकता है, राइट? अब डेफिसिट बजट क्या होता है वो हमने समझ लिया, सरप्लस बजट क्या होता है वो हमने समझ लिया, जहां पे रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, एस्टिमेटेड रेवेन्यू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। देन वी हैव बैलेंस्ड बजट, जब दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। अब डेफिसिट हमारा 3 तरीके का निकलेगा, ये चीज सब ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। डेफिसिट जो है बेसिकली वो या तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा या फिर होगा फिस्कल डेफिसिट, या फिर हमारा होगा तीसरा रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। क्या फर्क है दोनों में? रेवेन्यू डेफिसिट जब आप निकालने की कोशिश करते हो तब आप सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उठाते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जितना भी कम पड़ रहा है वो रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें आप क्या उठाते हो? टोटल एक्सपेंडिचर उठाते हो एंड टोटल रिसिप्ट्स उठाते हो, लेकिन इन रिसिप्ट्स में सिर्फ बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होती है। क्यों बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होती, कोई बता सकता है कमेंट करके? बोरोइंग्स इसलिए इंक्लूड नहीं होती है क्योंकि आप देखना चाहते हो कि मैंने पूरे साल में इतना खर्चा करना है, 100 रुपए का खर्चा करना है, अब मेरी पूरे साल में कमाई 80 की हो रही है। अब इसमें बोरोइंग्स इसलिए नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि जब मैं देखूंगी कि डेफिसिट कितना है, 20 रुपया कमती पड़ रहा है, अब ये 20 रुपए में क्या करूंगी? बोरो करूंगी। बोरो मुझे पहले कैसे पता लग जाएगा कि कितने करने? जितने कमती पड़ेंगे उतने ही करूंगी ना। तो फिस्कल डेफिसिट को आप बोरोइंग्स भी कह सकते हो। फिस्कल डेफिसिट एंड बोरोइंग्स एक ही बात है, जिसमें आप टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू निकालते हो, सिर्फ बोरोइंग्स को छोड़ा जाता है बाहर। इस रेवेन्यू में बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होती, ऐसे लिखा जाता है इसे रेवेन्यू नेट ऑफ बोरोइंग्स, है ना? प्राइमरी डेफिसिट एक और स्टेप आके लेके जाएगा फिस्कल डेफिसिट को। प्राइमरी डेफिसिट बोलेगा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्या मतलब है इस बात का? कि जितना पैसा बोरो कर रहे हो उसमें से इंटरेस्ट पे करने के लिए, जो पुराना लोन ले रखा है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जाता है ना, वो इंटरेस्ट पे करने के लिए आपको जो पैसा उधार उठाना पड़ रहा है उसको भी बाहर निकलो। मुझे एग्जैक्ट बताओ कि मुझे मेरे खर्चों के लिए कितना पैसा उधार उठाना पड़ रहा है। अगर मेरे पास मान लो यहां पर कितना आया था, 20 रुपए का ये था, मान लो इंटरेस्ट पेमेंट में 5 रुपया जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट में 5 रुपए जा रहा है, प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया? 15। इस 15 का महत्व क्या है? इस 15 का मतलब क्या है? ये 15 हमें बता रहा है कि देखो 20 रुपया बोरो करना पड़ रहा है, लेकिन 5 रुपए तो जो पुराने लोन है उनकी किस्तों में जा रहा है। ये जो 15 रुपए है एक्चुअली मेरे देश के पास खर्चे सिर्फ 15 रुपए के ज्यादा हो रहे हैं। देश में मेरे सिर्फ 15 रुपए का एक्चुअल डेफिसिट बच रहा है अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स जो पुराना उठा रखा है उसको बाहर निकाल दें। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो ये हमें समझा देता है बैलेंस्ड बजट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, बजटरी डेफिसिट क्या होता है, यानी कि हम बजटरी डेफिसिट को फिस्कल डेफिसिट भी बोल सकते हैं, विच इज ऑब्टेन्ड बाय ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एंड द सम टोटल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, टोटल रिसिप्ट्स निकाल लेंगे, कैपिटल एंड रेवेन्यू को मिला के। यहाँ पे एक लाइन हम स्पेसिफिकली लिखेंगे, क्या? नेट ऑफ
बोरोइंग्स, ये फिस्कल डेफिसिट आ गया हमारे पास। एंड देन लास्टली प्राइमरी डेफिसिट की डेफिनेशन आ गई। बोलो इसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है? सब साथ साथ स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, एमसीक्यूज नीचे अटैच हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके चेक कर लो, प्रैक्टिस कर लो। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।